ठीक है। तो आज हम लोग चर्चा क्या करेंगे कि नवजात शिशु की देखभाल कैसे की जाए। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि नवजात शिशु हम लोग कहते किसको हैं। तो जन्म से लेके जब नाभि नाल काट दिया गया वहाँ से लेके 28 दिन तक का जो पीरियड है उसको नवजात शिशु कहा जाता है। न्यूनेट इंग्लिश में और हिंदी में हम लोग नवजात कहते हैं। पहले के ज़माने में भी ऐसा होता था कि जब नाभि नाल काट दिया जाता तो वहाँ से लेके और 40 दिन तक माँ और बच्चा दोनों को माना जाता था कि इनको एकदम सेपरेट रखना है। जैसे हम लोग के देहात में कहते थे कि सौरी में रखना है। तो सौरी में रखने का पर्पस क्या था कि इनकी रोग से लड़ने की क्षमता कम है, इनके अंदर बैक्टीरिया या वायरस का इन्फेक्शन जल्दी हो जाएगा, तो इसलिए दोनों माँ और बच्चा को सेपरेट कमरे में रखा जाए और वहाँ जो भी जाए वो लोग पैर चप्पल बाहर उतार के जाएं। द्वार पे जो है अंगीठी जलाया जाता था ताकि उसके धुआं से अंदर वायरस बैक्टीरिया ना जाने पाए, नमी ना हो, अंदर नमी होगा तो फिर कोई फंगस पनप जाएगा। इसके अलावा और भी कारण था। तो शुरू में तो इसे अच्छा ही जान के किया गया था, लेकिन इसमें कुरीति आ गया। बाद में कुरीति आ गया कि फिर अब उसी रूम में माँ को जो है लेटरिन बाथरूम सब लोग कराने लगे। अब इस चक्कर में वो कहाँ तो सफाई के लिए शुरू किया गया था और वो चला गया और गंदगी की तरफ वो रीति हमारा। तो धीरे धीरे अभी आधुनिक युग में लोग उसके महत्व को भुला दिए और फिर अपने हिसाब से सब लोग रहना शुरू कर दिए। बच्चा होता है तो पूरे परिवार के लोगों के साथ पहले ही दिन से उसको लोग छोड़ देते हैं और इसका खामियाजा ये होता है कि छोटा बच्चा अगर अर्ली एज में शुरू के नवजात पीरियड में अगर उसको कोई भी इन्फेक्शन हो गया तो हम एंटीबायोटिक, एक तो हायर एंटीबायोटिक्स देना पड़ेगा। हाई एंटीबायोटिक देने के चक्कर में ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक देने से उसकी अपनी जो रोग से प्रतिरोधक क्षमता है वो कम होगी कालांतर में जाके, भविष्य में जाके। दूसरी बात ये होगी कि अगर खांसी सर्दी या निमोनिया वाली परेशानी हो गई तो वायरस तो निकल जाएगा फेफड़े से, लेकिन वो जाते जाते सांस की नलियों में ऐसा परिवर्तन करके जाएगा कि जिसके चलते बच्चे को अगले 5 सालों तक या हो सकता है कि जीवन भर बार बार खांसी सर्दी और हाफ की परेशानी झेलनी पड़े। तो एक हमारी जो ना जानने की वजह से हमारा बच्चा जो कि इतना कीमती है वो इतनी सारी परेशानियों से जूझता है। तो इसीलिए हम आज इसी बात पे चर्चा करेंगे कि नवजात शिशु की देखभाल कैसे की जाए ताकि उसे भविष्य में होने वाली हम परेशानियों से बचा सकें और साथ ही साथ वर्तमान में होने वाली परेशानियों से तो बच ही जाएगा। तो सबसे पहला चीज़ जो हमें ख्याल रखना है कि अगर बच्चा हमारा पैदा होता है नॉर्मल डिलीवरी से हो रहा है या सिजेरियन से हो रहा है। पैदा होने के बाद सबसे पहले तो शुरुआती 1 से 2 घंटों के अंदर उसे माँ के छाती से जो गाढ़ा कोलोस्ट्रम निकलता है, जो गाढ़ा द्रव्य निकलता है, उसको पिलाया जाए, जिसे हम कोलोस्ट्रम कहते हैं। आजकल तो कोलोस्ट्रम से दवाइयाँ बनती हैं रोग की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए, और वो हम यूं ही माँ का दूध निकाल के और फेंक देते हैं और बच्चे को बकरी का गाय का दूध पिलाते हैं, जो कि सही नहीं है। हमें सबसे पहले तो माँ के छाती से जो निकलने वाला द्रव्य है शुरुआती, उसको पिलाना चाहिए बच्चे को। उससे बच्चा कोलेस्ट्रॉम पी के अगले 6 महीने से साल भर के बीच तक के लिए अपने अंदर इम्यूनिटी पैदा कर लेता है उस एक चीज़ से। तुरंत पिलाना चाहिए? हाँ, वो तुरंत 1 घंटे के अंदर शुरू कर देना चाहिए उसको पिलाना, फीडिंग करना। अब है कि ठीक है, बच्चा अगर हेल्दी है, बहुत हेवी वेट है, मान लीजिए एवरेज बच्चे का वेट 2.5 किलो होता है इंडियन बच्चे का, आपका बच्चा 3 किलो 3.5 किलो या 4 किलो का है, तो हो सकता है कि उसे अत्यधिक दूध की ज़रूरत हो। तो उस स्थिति में वैसे बच्चों को गाय भैंस का दूध नहीं पिलाना है, उसको डिब्बे का पाउडर मिल्क जो कि 6 चम्मच पानी में 1 चम्मच पाउडर मिला के गर्म पानी में हाथ साबुन से अच्छा से धो के बनाना है और चम्मच से ही कटोरी से पिलाना है, दूध पीली नहीं पकड़ाना है। दूसरी बात कि माँ का दूध उतर गया, बच्चा माँ का दूध पीने लगा तो बहुत अच्छी बात है। अगर माँ का दूध प्रॉपरली नहीं उतर रहा है तो आप डॉक्टर से मिलिए, डॉक्टर उपाय बताएंगे जिसकी वजह से माँ का दूध बढ़ सकेगा। और
बच्चे को वो अपना पूरा दूध पिला पाएंगी। तो सबसे ज़रूरी चीज़ तो यही है कि बच्चा माँ का स्तनपान करना शुरू कर दे। ये एक बहुत बड़ा चीज़ है। अगर आपका बच्चा पैदा होने के बाद माँ का दूध पीना शुरू कर दिया तो आप समझिए 50% उसकी समस्याओं को आपने ख़त्म कर दिया वहीं पे। और अगर ये एक चीज़ उसके अंदर नहीं आया तो आप सैकड़ों और बीमारियां पैदा करेंगे आगे भविष्य में, अगर ऊपर का दूध पिला रही हैं तो अगर दूध उतर जाता है, बच्चा पीना शुरू कर दिया तो बहुत अच्छी बात है। नहीं पी पा रहा है बच्चा तो बेहतर है कि आप डॉक्टर से मिलें, बच्चों के डॉक्टर से मिलें। वो आपको सिखाएंगे कि कैसे एक माँ अपने बच्चे को स्तनपान करा सकती है। ऐसा कोई भी वजह नहीं है कि माँ का दूध कम हो जाए, या ऐसा सिर्फ भ्रम होता है और इसकी वजह से धीरे धीरे हम ऊपर का दूध पिलाना शुरू करते हैं और फिर बच्चा बीमार होने लगता है। स्तनपान से रिलेटेड हमारा एक दूसरा वीडियो है, अगर आप उसके बारे में डिटेल्स जानना चाहेंगे तो वो आप लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, हम आपको डाल देंगे, ठीक है ना। अब दूसरी बात हम करते हैं कि ठीक है माँ का दूध नहीं पी पा रहा बच्चा, तो हम ऊपर का दूध पिला रहे हैं तो हम डिब्बे का ही पिलाएंगे अगले 6 महीने तक, किसी भी अच्छी कंपनी का दूध पिलाएंगे, क्योंकि वो दूध गाय और भैंस के दूध से ही बनता है। तो आप पूछेंगे कि क्यों नहीं फिर हम गाय भैंस का ही दूध पिलाएं, क्यों हम डिब्बे का पिलाएं। तो देखिए इसके पीछे कुछ लॉजिक्स हैं। सबसे पहला लॉजिक तो ये है कि जो गाय भैंस का दूध है उसके अंदर कैल्शियम और फास्फोरस का जो रेशियो है वो 1:8 का होता है रेशियो, ठीक है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 1:8 का रेशियो होता है, जो कि होना चाहिए 1:2 का रेशियो। अगर इस अनुपात में है तो बच्चे की आंत उस कैल्शियम को खींचेगी दूध से। 1.2 हाँ, 1:2 का कैल्शियम 1 भाग और फास्फोरस 2 भाग होगा, तो वो कैल्शियम हमारी बच्चे की आंत से एब्जॉर्ब होकर हमारे खून में आएगा और उस वहाँ से फिर हड्डियों में जाकर हड्डियों को मजबूती करेगा। अब अगर ये अनुपात गड़बड़ है तो वो दूध एब्जॉर्ब ही नहीं होगा, अवशोषित ही नहीं होगा हमारी आंतों से, और नतीजा क्या होगा कि दूध तो हम पी रहे हैं, हमारा बच्चा पी रहा है, लेकिन वो कैल्शियम हमारे हड्डियों तक नहीं पहुंचेगा और उसका खामियाजा ये होगा कि बच्चे की जो हड्डी है वो कमज़ोर होने की वजह से टेढ़ी हो जाएगी। जब वो चलना शुरू करेगा तो बच्चे टेढ़े पैर लेके आएंगे, या हाथ की कलाई चौड़ी हो जाएगी, या छाती में ऐसे बीड्स निकल जाएंगे, जैसे लगेगा कोई कंठा पहनाया गया हो उसको। तो ये परेशानियां झेलनी पड़ेंगी। दूसरा, डिब्बे के दूध में क्या किया जाता है कि कैल्शियम और फास्फोरस के रेशियो को उस अनुपात में किया जाता है जिस अनुपात में माँ के दूध में वो होता है। दूसरी बात कि जो गाय भैंस का दूध है उसमें का जो आयरन है वो बच्चे की आंत में एब्जॉर्ब नहीं होता है, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ पिलाने का। तो बच्चा धीरे धीरे सने सने उसके खून की कमी होने लगेगी उसको कालांतर में। तो डिब्बे के दूध में उस चीज़ को करेक्ट किया जाता है कि उसका आयरन एब्जॉर्ब हो सके आंतों में। इसके अलावा अगर और बात करें हम तो प्रोटीन जो गाय भैंस के दूध में होता है उसमें 20 अमाइनो एसिड होता है प्रोटीन में, जबकि माँ के दूध में सिर्फ 8 अमाइनो एसिड, एसेंशियल्स अमाइनो एसिड 8 होते हैं और 8 ही की ज़रूरत है। अगर अमाइनो एसिड या प्रोटीन ज़रूरत से ज़्यादा हम देते हैं बच्चे को तो वो उसकी आंत की दीवार में एलर्जी पैदा करेगा और उसका खामियाजा ये होगा कि बच्चे में आंत से रिलेटेड परेशानियां जैसे पेट झड़ना हमेशा, या पेट में दर्द रहना, और स्किन का एलर्जी, स्किन में दाने निकलना, रैशेज आना, एटोपिक डर्मेटाइटिस होना। इसके अलावा फेफड़े के श्वास नली से संबंधित बीमारियां जैसे बार बार खांसी, सर्दी, कफ बनना, ये होने लगेगा। और आप कभी भी ये आकलन नहीं कर पाइएगा कि ये तो हमारे गाय भैंस के दूध पिलाने की वजह से हो रहा है, आप कभी इस नतीजे तक पहुंच ही नहीं पाइएगा और आप इलाज पे इलाज कराते रहिएगा, और कारण तो छुपा है वहाँ पे जहाँ आप दूध पिलाना शुरू कर दिए ऊपर का। तो इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि अगर बच्चा छोटा है और माँ के दूध पे नहीं है तो आप उसे डिब्बे का ही दूध पिलाएं। कोई डिब्बा दूध वाला हमारे घर का नहीं है कि हम उसके मतलब वो कर रहे हैं। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि जो गाय भैंस के दूध से ही डिब्बे का दूध बनाया जा रहा है उसको इस अनुपात में किया जा रहा है कि उसमें का आयरन, उसमें का कैल्शियम बच्चे के अंदर जाए, उसमें का प्रोटीन बच्चे के अंदर जाए, ज़्यादा प्रोटीन ना जाए कि किसी तरीके की एलर्जी की परेशानी कालांतर में झेलनी पड़े हमारे बच्चे को। तो ये सब चीज़ें सेटल हो जाएं। एक बार जब स्तनपान सेटल हो गया तो अब दूसरी बात हम करते हैं साफ सफाई की। तो इस मसले पे कहने ये रहेगा कि
जिस कमरे में माँ बच्चा है, तो दोनों की चूंकि इम्यूनिटी शुरुआती 40 दिनों के लिए कमज़ोर है, तो हम दोनों को काफ़ी साफ सफाई के साथ कमरे में रखें और कोशिश करें कि उस कमरे में जिसे ज़रूरत ना हो वो ना जाए, और अगर जाए तो हैंड सैनिटाइज़र रखें, उससे हाथ पोंछ के फिर बच्चा या माँ के साथ कांटेक्ट करें, ठीक है ना। जिनको सर्दी खांसी है खास करके, वो तो बिल्कुल भी ना जाए। दूसरी चीज़, बहुत सारे जैसे बच्चा पैदा हुआ तो घरों में क्या होता है कि लोग फूआ आ गई, मौसी आ गई, अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर, वो किसी का नाक बह रहा है, किसी को खांसी हुई है, और वो सारे छोटे बच्चे के पास दौड़ दौड़ के जा रहे हैं, उसको किस कर रहे हैं, उसके साथ बैठ रहे हैं, सो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपना इन्फेक्शन उस बच्चे को ट्रांसमिट कर देंगे और वो तो अपने घर चले जाएंगे, लेकिन आपका छोटा बच्चा अब अगले अपने पूरे जीवन की तबाही झेलेगा। तो ये विनती है आप लोगों से कि जब बच्चा घर में पैदा हो तो कृपया करके शुरुआती 40 दिनों में किसी को आमंत्रित ना करें अपने घर पे, साफ सफाई से रखें और जितना मतलब सफाई मेंटेन हो सकता है उतना आप रखें। प्रॉपर वेंटिलेशन हो, हवा आती जाती रहे, वहाँ धूप भी उस कमरे में आए जाए, ठीक है। तीसरी बात कि सफाई हो गया, दूध की बात हो गई। अब हम तीसरी बात ये करेंगे कि बच्चा जो है दूध भी पीने लगा, साफ सफाई अच्छा हो रहा है। अब जो तीसरी बात हम कंसर्न हैं वो बच्चों में होने वाली जॉन्डिस के बारे में, क्योंकि जैसे ही बच्चा पैदा होता है हर बच्चे का लीवर मैच्योर नहीं होता है, तो जॉन्डिस तो एक सामान्य प्रक्रिया है जो हर जन्म लेने वाले बच्चों में होती है, लेकिन उसी में से कुछ बच्चों में जॉन्डिस या तो ज़रूरत से बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जो कि उसके लिए आगे चल के खतरनाक साबित होता है। तो हमें तीसरे दिन से, इनफैक्ट कहें तो 48 घंटा के बाद से ही बच्चे को एक बार दिन भर में धूप में ले जाकर देख लेना चाहिए कि इसकी स्किन का कलर पीला तो नहीं हो रहा है या आँखों का कलर पीला तो नहीं हो रहा। अगर ऐसा हो रहा है तो डॉक्टर से तुरंत मिलना चाहिए, खास करके जिनके बच्चे 40 हफ्ता से पहले हो गए हैं, मतलब प्रीमेच्योर डिलीवरी हो गई है, या 41 हफ्ता के बाद हुए हैं, मतलब समय के बाद जाके हुए हैं, या वजन 4 किलो से ऊपर है, या वजन 2 किलो के नीचे है, ठीक है। ऐसे बच्चों को तो ज़रूरी रूप से, जिनकी माँ का ब्लड ग्रुप निगेटिव है या पहले के उनके बच्चों में जॉन्डिस रह चुका है, ऐसे बच्चों में जॉन्डिस ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं, तो उसे समय से देखें। और अगर पीलापन दिखता है तो आप ज़रूर डॉक्टर से मिलें। केवल सूर्य की रोशनी के सहारे जॉन्डिस को ठीक कर लेने के पीछे ना रहें, नहीं तो एक लिमिट से ऊपर जॉन्डिस जाएगा और फिर वो बच्चे में ऐसा डैमेज करेगा जिसे आप रिवर्स नहीं कर पाइएगा। चौथी बात नहाने वगैरह से लेके है, तो देखिए बच्चों को ना वार्म स्पॉन्जिंग करना ज़्यादा बेटर है कि आप सुसुम पानी लीजिए जो स्किन से बर्दाश्त हो जाए, उसमें कोई सॉफ्ट सा आप स्किन सरफेस साफ करने वाला बच्चों का बेबी वॉश आता है, बॉडी वॉश, वो प्रयोग करें। गर्दन के नीचे अच्छा से उसको लगा के और वॉश कर दें। गर्दन से ऊपर के हिस्से को आप सामान्य ऐसे पानी से पीछे की तरफ करके और धुल सकते हैं। चेहरा पोंछ दें वाइप्स से, और सफाई तो ज़रूरी है। कपड़ा प्रतिदिन ज़रूर बदलें। आने वाली सर्दियों में के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि जैसे 4 कपड़ा पहना रहे हैं बच्चे को, तो जब तेल लगाने के लिए उसके सारे कपड़े आपने निकाले हैं, तो उस समय आप सबसे नीचे वाली एक कपड़े की जो लेयर है उसको हटा दीजिए, उसके ऊपर वाले लेयर को फिर से पहना दीजिए। ऐसे आप रोज़ नीचे की एक लेयर हटाते जाइए और उसको धो के ऊपर से पहनाते जाइए। तो एक बेहतर तरीका होता है जिससे आपका बच्चा प्रतिदिन नए कपड़े के संपर्क में रहेगा। बच्चे की स्किन काफ़ी पतली होती है और हाईली एलर्जेनिक होती है, तो सूती कपड़ा ज़्यादा करके प्रयोग हमें करना चाहिए। ऊनी कपड़े उनके डायरेक्ट टच में ना आए या पॉलिस्टर के कपड़े डायरेक्ट टच में ना आए, इसका ख्याल रखना चाहिए, नहीं तो स्किन में रैशेस आ जाएंगे। अब मालिश की बात अगर करें तो बहुत सारे गार्जियन एकदम पागल बने रहते हैं कि मतलब बच्चे को कितना जल्दी मालिश शुरू करते हैं। देखिए, मालिश के लिए जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि मालिश से नो डाउट हमारे जो स्किन में के नीचे की खून की नलियां हैं उनका सर्कुलेशन तेज़ होता है, और सर्कुलेशन अगर तेज़ होगा हमारे खून में तो हमारा मांस बढ़ेगा, हमारा ग्रोथ अच्छा होगा, हमारी स्किन निखरेगी। तो मालिश तो ज़रूरी है, लेकिन अब
गर्मी में टेम्परेचर 42-44 डिग्री हो रहा है, या आजकल के दिनों में जैसे नमी काफ़ी है, तो इस समय अगर आप तेल का प्रयोग करेंगे तो बच्चे की स्किन में रैशेज आ जाएंगे। तो ये विवेक रखना है कि कब हमें तेल से मालिश करना है और कब हमें पाउडर से मालिश करना है। अगर गर्मी अत्यधिक है या बच्चे के शरीर पे ऑलरेडी दाने निकले पड़े हैं तो आप कोई भी अच्छा सा पाउडर यूज़ करिए, और ठंड का मौसम है तो आप नो डाउट तेल प्रयोग ज़रूर करिए। मालिश में तेल प्रयोग करने के पीछे उद्देश्य था कि हमारे बाल ना टूटें, तो वैसा आप पाउडर से भी मालिश करेंगे तो बाल नहीं टूटेगा। और इसके अलावा अगर जॉन्डिस है तो हम तेल के लिए मना इसलिए करते हैं कि पता नहीं चलता है, तेल के नीचे आप स्किन का कलर पता नहीं चलेगा, तो इसलिए हम मना करते हैं कि जब तक जॉन्डिस का होने का पीरियड है उस दरमियान आप तेल मत लगाइए, और जब उसका जॉन्डिस ठीक हो जाता है तो 21 दिन के बाद आप तेल लगाना। मौसम के अनुसार उसको अगर सूट करे तो ज़रूर तेल लगाइए। कौन सा तेल लगाएं? तो देखिए, कोई सा भी तेल आपकी स्किन के नीचे तो जा नहीं रहा है। बेटर है कि आप घर पे सरसों का तेल निकलवाएं और उसी को उपयोग करें। अगर पुराना सरसों का तेल है तो बहुत अच्छी बात है। नारियल तेल भी प्रयोग किया जा सकता है। जाड़े के दिनों में जैतून का तेल आप प्रयोग कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा रहता है। शीशम का तेल भी आप यूज़ कर सकते हैं मालिश के लिए। सुबह शाम मालिश ज़रूर करना चाहिए बच्चे का, और सुबह की मालिश के बाद बच्चे को 15 से 20 मिनट मिनिमम जो हल्की सूर्य की रोशनी आ रही है उसमें नंगा बदन उसको ज़रूर छोड़िए, ताकि उसकी स्किन विटामिन D3 का निर्माण कर सके। अगर विटामिन D3 नहीं बनेगा तो जो भी कैल्शियम उसके शरीर में जा रहा है वो फिर लेटरिन के रास्ते से बाहर निकल जाएगा। विटामिन D3 वो कैरियर है जो कैल्शियम को पकड़ के आपकी हड्डियों तक पहुंचाता है, और वो बनता कब है? जब आप सूर्य की रोशनी में नंगा बदन सूर्य की रोशनी को लेते हैं। तो तेल लगाने के बाद सुबह के टाइम में 10-15 मिनट के लिए खुला बदन छोड़ना ज़्यादा अच्छा है बच्चे को धूप की रोशनी में, ठीक है। उसके बाद ही उसका शरीर पोछे सुसुम पानी से, और फिर आप सूती कपड़ा कोई सा पहना दें उसको। शाम के टाइम में तेल लगा के कपड़ा लगा दीजिए। ये मालिश की बात हो गई। अब इसके आगे अगर बात करें तो वैक्सीनेशंस की बात आ जाती है। तो ज़रूरी रूप से देखिए, भारत सरकार ने 14 बीमारियों से तो कंप्लीट बचाव के लिए आपको टीका दे रखा है, जो कि अगर आप प्राइवेट में लगवाएंगे तो मिनिमम 30-32 हज़ार रुपये का कॉस्ट जाएगा आपका, और वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। तो केवल बुखार हो जाएगा टीका लगाने के बाद, इस डर से आप टीका न लगवाएं तो आपका बच्चा बहुत सारी गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो सकता है। तो कृपया करके अपने बच्चे को जो भी सरकारी टीकाकरण उपलब्ध है उसे ज़रूर लगवाएं समय अनुसार। जन्म का रजिस्ट्रेशन ज़रूर करा लें बच्चे का, क्योंकि आगे के लिए वो बहुत ज़रूरी कागजात है। अगर हेल्थ कार्ड ले रखा है तो वो भी आप ले लें, अपने बच्चे को उसमें इंक्लूड करा लें। आयुष्मान कार्ड अगर आपका बना हुआ तो अपने बच्चे का भी एक आयुष्मान कार्ड बनवा लें यथाशीघ्र, जितना जल्दी हो सके। ये आपके बच्चे के आगे आने वाली बीमारियों में खर्च को कम करेगा। इसके बाद अगर बात करें कि टीकाकरण हो गया, तो फिर अब हमें बच्चे के डेवलपमेंट पर ध्यान रखना होगा अगले 6 महीनों तक, कि बच्चा हमारा प्रॉपरली सही समय से बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, करवट ले रहा है कि नहीं रहा, बच्चों को घूम के माँ को देख रहा है कि नहीं देख रहा है, चीज़ें पकड़ रहा है कि नहीं पकड़ रहा, गर्दन अपना रोक रहा है कि नहीं। तो ये सब चीज़ें आप अपने खुद से आकलन नहीं कर पाएंगे। तो उसके माइलस्टोन्स को चेक करने के लिए, डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स को और ग्रोथ को चेक करने के लिए महीने में एक बार किसी भी योग्य बाल रोग चिकित्सक से आप मिलके इसके बारे में जानें, समझें और उस अनुसार आचरण करें। तो मेरे ख्याल से हमने सब कुछ इसमें इंक्लूड कर लिया है। अगर कुछ छूट रहा होगा तो कृपया आप लोग कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मैं उस अनुसार आप लोग को जवाब दे दूँगा, या फिर मुझे वीडियो की ज़रूरत होगी तो वीडियो भी बना लेंगे हम लोग। धन्यवाद, शुक्रिया।